तो देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा आई लेंस, है ना। तो आई लेंस क्या है इसको समझते हैं। तो आई लेंस मैंने आपको बताया, आई लेंस इज जस्ट बिहाइंड द आइरिस। तो आइरिस के जस्ट बिहाइंड जो है वो आई लेंस होता है ना। थोड़ा सा देखो बच्चों ब्लर है, चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई लेंस इज जस्ट बिहाइंड द आइरिस, है ना। तो आइरिस के जस्ट बिहाइंड जो है वो आई लेंस होता है। इसमें लिखा भी है कि दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, है ना। तो ये जो लेंस है इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोला जाता है, और ये जेली लाइक मटेरियल से बना होता है ना। फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। इट इज हेल्ड एट द एजेस बाय सिलरी मसल्स। तो ये किस पर बच्चों वो रहता है, रुका हुआ रहता है। इट इज हेल्ड एट द एजेस, मतलब अभी मैंने बताया आई लेंस जो होता है वो आई में यहाँ पे सपोर्ट के साथ, किसके सपोर्ट के साथ लगा हुआ होता है। तो ये होते हैं बच्चों सिलरी मसल्स, है ना, सिलरी मसल्स, ये मैंने आपको बोला था। और उसके बाद फिर बोला गया है कि दीज मसल्स कैन मॉडिफाई द कर्वेचर एंड थिकनेस ऑफ लेंस, है ना। तो मैंने बताया था आपको क्रिस्टलाइन लेंस का थिकनेस, मतलब इसको थिन भी कर सकता है और ये थिक भी कर सकता है ना, तो दोनों काम कर सकता है। सिलरी मसल्स थिन और थिकनेस कराता है, ये मसल्स इस तरीके से काम करता है। क्यों करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर बोला गया द लेंस इज हार्ड एट मिडिल। तो मिडिल में बच्चों ये हार्ड होता है, एंड सॉफ्ट एट द एजेस, और एजेस में ये सॉफ्ट होता है। तो ये आई लेंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो हार्ड होता है मिडिल में और सॉफ्ट होता है एजेस में, है ना। तो सिलरी मसल से हेल्ड होता है, उसके सपोर्ट पर रखा रहता है। सिलरी मसल जो है इसकी क्या कर सकता है बच्चों, कर्वेचर और थिकनेस जो है वो मॉडिफाई कर सकता है लेंस की, है ना। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो है बच्चों वो क्लियर होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ड्राइंग को क्लियर करता हूँ और हम आगे के पॉइंट्स को पढ़ते हैं जल्दी से। तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स क्या होते हैं, दीज आर द मसल्स होल्डिंग द आई लेंस। तो आई लेंस को जो होल्ड करते हैं उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिलरी मसल्स। तो फिर ये लिखा है बाई कॉन्ट्रेक्शन। तो आपको मैंने बताया था जैसे ये आई लेंस है, ये कॉर्निया है, और ये आपकी बच्चों इस तरीके से आई है, यहाँ पे ऐसे ऑप्टिक नर्व है। तो ये जो आई लेंस है ये किसके सपोर्ट में है, यहाँ पर आई में लगी हुई है। तो ये जो मसल्स हैं ये सिलरी मसल्स है ना। अब क्या होता है कि सिलरी मसल्स जो है अपनी थिकनेस को कम या ज्यादा कर सकता है, मतलब सिलरी मसल जो है वो आई लेंस के थिकनेस को कम या ज्यादा कर सकता है। अब क्यों कम और ज्यादा करना है, तो इसका कारण ये है बच्चों कि देखो, जब किसी आप क्या करते हो कि अपनी आंखों से बच्चों जो है वो आप सब देख लेते हो ना, दूर की चीज भी देख सकते हो और पास की चीज भी देख सकते हो। अब क्योंकि इमेज तो फिक्स है ना बच्चों, इमेज जो है वो तो रेटिना पे बनना है ना, इमेज जो है वो तो रेटिना पे बनना है। तो देखिए बच्चों, रेटिना तो यहाँ पे है ना, तो रेटिना फिक्स है। बाकी आपका ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है। देखो आप बहुत दूर की चीज भी देख सकते हो, इन्फिनाइट दूर की चीजें, है ना। तो सोचो वहां से जब रेज आती हैं तो पैरेलल आ रही हैं, तो पैरेलल आ रही हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है बच्चों, फोकस पे। तो फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, अभी रेटिना पे, मतलब ये फोकल लेंथ होना चाहिए। फोकल लेंथ आपका मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि इमेज डिस्टेंस फिक्स है ना भाई। जब आपका यू जो है वो इन्फिनिटी पर है तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस तो फिक्स है, ये आई बॉल तो फिक्स है, तो रेटिना थोड़ी ना आगे खिसक सकती है। तो अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर है, इमेज डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, वी तो फिक्स है, क्योंकि रेटिना आगे पीछे नहीं हो सकती। वी इज फिक्स्ड, इमेज डिस्टेंस इज फिक्स्ड। तो किसको चेंज होना पड़ेगा फिर, फोकल लेंथ को। तो ये फोकल लेंथ का फोकल लेंथ को चेंज कैसे करेगा, कौन करेगा फोकल लेंथ को चेंज, तो बच्चों ये सिलरी मसल्स करेगा। सोचो सिलरी मसल जब इस लेंस को खींच देगा तो ये लेंस थिन हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, तो फोकल लेंथ ही बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा, अगर हम इन्फिनिटी चीज को देख रहे हैं, ताकि वो इतना बढ़ा दे ताकि रेटिना पे फोकस आ जाए। अब सोचो कि हम किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को जो है बच्चों आंखों से यहाँ पर
बहुत पास है कोई पार्टिकल। अब जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है वो लगभग कितने पास की चीजों को, ऑब्जेक्ट को देख पाती है बच्चों? तो 25 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है डाटा, है ना। कम से कम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो, एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। उसके बाद थोड़ा सा ब्लर होना चालू होता है। तो आप सोचो यहाँ पे अभी भी इमेज डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है भाई, तो फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा ना, तभी तो वो इमेज यहाँ बनाएगा रेटिना पर। तो फोकल लेंथ, फोकस जो है वो यहाँ कहीं होना चाहिए, तो फोकल लेंथ को कम होना पड़ेगा, क्योंकि इसको कन्वर्ज करना पड़ेगा ज्यादा। तो फोकल लेंथ को क्या होना पड़ेगा बच्चों? कम होना पड़ेगा। अभी फोकल लेंथ कैसे कम होगा? जब लेंस को थिक किया जाए। तो ये सिलरी मसल्स जो है वो इस लेंस को दबाते हैं और थिक कर देते हैं, तो इसका कर्वेचर जो है वो कम हो जाता है। कर्वेचर कम हो जाता है तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 है, तो फोकल लेंथ भी कम हो जाती है बच्चों। तो देखो दूर की चीज देखना है तो भी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिस्टम है ना कि इमेज डिस्टेंस फिक्स है बच्चों, तो इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो रेटिना पे ही बनना चाहिए। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो आप तो ऑब्जेक्ट देख पाते हो ना भाई, कहीं पे भी आप आंखें अपनी डालते हैं, देखते हैं, तो कोई भी किसी कितने भी दूरी की ऑब्जेक्ट को आप देख लेते हो आसानी से। वो इसलिए देख पाते हो क्योंकि आई लेंस का फोकल लेंथ सिलिडी मसल्स चेंज कर पाता है। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, इमेज डिस्टेंस फिक्स होती है, ये खासियत है। इसलिए इस तरीके का सिस्टम जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, हम अभी तक इस टेक्नोलॉजी के आसपास भी नहीं हो पाए। हम क्या करते हैं कि इमेज को क्या करते हैं बच्चों, चेंज करा पाते हैं इमेज डिस्टेंस। तो जो कैमरास वगैरह है उसमें भी मल्टीपल फोकस आप यूज करते हो तब फोकल लेंथ चेंज होती है, लेकिन इसमें देखो एक ही लेंस में आप सिलिरी मसल्स के हेल्प से फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पा रहे हो, बड़ा भी कर पा रहे हो, छोटा भी कर पा रहे हो, ताकि आपकी इमेज हमेशा रेटिना पे बने और आपको क्लियरली दिखाई दे। तो ये यहाँ पे लिखा भी गया है कि सिलिरी मसल्स में दीज आर द मसल्स होल्डिंग द आई लेंस, जो मैंने आपको बताया। बाई कॉन्ट्रेक्शन इन सिलिरी मसल्स, तो जब सिलिरी मसल्स को दबा दिया जाता है, कॉन्ट्रेक्शन किया जाता है, तो कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस। तो जो है बच्चों कर्वेचर ऑफ आई लेंस जो है वो इंक्रीज होता है, ड्यू टू विच इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस, है ना। तो फोकल लेंथ जो है उसका डिक्रीज होता है ना। कर्वेचर इंक्रीज होता है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, मतलब जितना शार्प टर्न होगा उतना कर्वेचर ज्यादा होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना छोटा होगा, तो फोकल लेंथ उतना ही। और जितना कर्वेचर कम होगा उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बच्चों, और उतनी ही ज्यादा फोकल लेंथ होगी, है ना। तो यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी समझना है। तो कर्वेचर सिर्फ बोला जा रहा है तो ये उल्टा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज कर रहा है, और फोकल लेंथ जो है आपकी डिक्रीज कर रही है। एंड अ क्लियर इमेज ऑफ मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, और आप इमेज देख पाओगे अच्छे से किसका बच्चों? ऑब्जेक्ट का। फिर वैसे ही जब सिलिरी मसल्स हैं आप रिलैक्स्ड, जब वो रिलैक्स हो जाती हैं, मतलब उसको थिन कर दिया जाता है, तो उस समय बोलते हैं सिलिरी मसल्स रिलैक्स्ड है। जब लेंस को थिक करता है और वो दबा देता है, तब हम बोलते हैं कि सिलिरी मसल्स स्ट्रेच्ड है। तो अभी सिलिरी मसल्स अगर रिलैक्स हो जाए तो कर्वेचर जो है आई का वो डिक्रीज करता है, कर्वेचर डिक्रीज करता है बट रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करता है, एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और उसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। एंड अ क्लियर इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो है वो कैन बी सीन, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज हमें आसानी से देख पाता है। तो आई होप आपको ये सिलिरी मसल्स के जो पॉइंट्स हैं ये बच्चों क्लियरली समझ में आए होंगे, और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इमेज डिस्टेंस जो फिक्स होती है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपको देखना है क्लियर कट तो फोकल लेंथ चेंज होनी चाहिए, और ये फोकल लेंथ चेंज करने का काम कौन करता है? सिलिरी मसल्स। बाई कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रैक्टिंग द लेंस, या तो लेंस को दबा के थिक करेगा जब फोकल लेंथ की कम जरूरत पड़ेगी, कम फोकल लेंथ चाहिए होगी जब ऑब्जेक्ट आपके पास होगा, और जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए होगी, तो फिर वो रिलैक्स्ड हो जाएगा और आपके आई लेंस को थिन कर देगा, है ना। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो है बच्चों वो क्लियर होंगे, समझ में आएंगे, है ना। तो ये जल्दी से आप लोग ड्रॉ कर लें, बना लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेटिना। और रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारी आई का, क्योंकि इमेज तो यही बनाने का काम करेगा ना। अब रेटिना ही अगर डैमेज हो जाए तो फिर इमेज तो बनेगी ही नहीं, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं, तो आपकी आंखें फिर किसी भी काम की नहीं रहेगी, है ना। तो रेटिना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन में सेंसिंग जो पार्ट है वो रेटिना का है।
तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। तो रेटिना में लिखा है इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है एट द इनसाइड सरफेस ऑफ रियर पार्ट ऑफ द आई बॉल। तो आई बॉल के रियर पार्ट में, पूरे के पूरे पार्ट में इनसाइड सरफेस जो है वो रेटिना ही होती है ना। तो डेलिकेट मेम्ब्रेन है। इट एक्ट एज अ स्क्रीन, तो मैंने जैसे आपको बताया ये स्क्रीन की तरह एक्ट करती है, वेयर इमेज इज प्रोड्यूस्ड, जहाँ पे इमेज बनाई जाती है, बाई आई लेंस, जहाँ पे इमेज फॉर्म की जाएगी आई लेंस के द्वारा। फॉर सेंसेशन ऑफ विजन, तो देखने के लिए, विजन करने के लिए, उसको सेंस करने के लिए, रेटिना कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो उसमें रेटिना में बहुत मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं बच्चों, कॉल्ड एज रॉड्स एंड कोन्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रेटिना जो है वो सेंस इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें सेल्स हैं, और एक रॉड शेप के सेल्स हैं जिनको रॉड्स कहा गया है, और एक कोन शेप के सेल्स हैं जिसको कोन कहा गया। तो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखा भी है रॉड जो है, रॉड शेप्ड सेल्स which produce which responds to brightness of light, तो वो brightness of light को respond करता है। these are active in bright as well as in dim light condition। तो bright में भी एक्टिव होते हैं, dim light condition में भी एक्टिव होते हैं, और ये ब्लैक एंड व्हाइट को समझने के लिए, ब्राइटनेस को समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आपका जो है रॉड्स डैमेज हो जाते हैं रेटिना में, रॉड्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी, रॉड सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी, तो फिर आपको क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में अंतर नहीं कर पाओगे आप, है ना। फिर बाकी ब्लैक ही ब्लैक दिखाई देगा, आप व्हाइट नहीं समझ पाओगे आप, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं ना बच्चों। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। फिर ये कोन्स है जो, तो कोन्स जो है ये दीज आर कोन शेप्ड सेल्स, ये कोन शेप के सेल्स होते हैं इसलिए इनको कोन्स कहा जाता है। विच रेस्पॉन्ड टू कलर्स, ये रेस्पॉन्ड करते हैं कलर्स को इन लाइट। तो लाइट में जितने भी कलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम कोन्स वाले सेल करते हैं। एंड आर ओनली एक्टिव इन ब्राइट लाइट कंडीशन, और ये जनरली एक्टिव होते हैं ब्राइट लाइट कंडीशन में, जबकि डिम लाइट कंडीशन में ये एक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए किसी भी इंसान के अगर कोन्स डैमेज हो जाए, रेटिना में कौन सेल जो है वो डैमेज हो जाएंगे, तो उनको कलर ही नहीं समझ में आएगा, तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको एक्चुअली में उसके कोन्स की दिक्कत है ना। और जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है उसको रॉड्स की समस्या है, रॉड सेल सही से काम नहीं कर रहा है रेटिना में जो है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये जो डिस्क्रिप्शन है रेटिना का, रॉड्स का और कोन्स का, ये भी क्लियर हुआ बच्चों और समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, और हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमर, जैसे मैं बताया था एक्वस ह्यूमर होता है। तो इट इज अ वाटरली लाइक लिक्विड, जैसे मैंने आपको बोला था, प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। तो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में वाटर लाइक जो लिक्विड है वो प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्चुअली में जो आपकी कॉर्निया बाहर निकली होती है ना बच्चों, बल्ज आउट, वो इसी लिक्विड की वजह से होती है। तो ये अंदर ना जाए ताकि ये प्रोटेक्ट कर पाए आपको डस्ट से, वाटर से, इसलिए इसका शेप ऐसा मेंटेन करने के लिए ये एक्वस ह्यूमर काम करता है ना। तो ये इसका काम होता है। फिर जो आई बॉल है उसके अंदर रेटिना के अंदर जो आपका वो होता है, एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। तो इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड, है ना। बट ये जो लिक्विड है ये जेली लाइक होता है, मतलब थिक लिक्विड होता है, शहद टाइप ऐसा आप मान सकते हो। और ये वाटर टाइप का लिक्विड होता है जो एक्वस ह्यूमर होता है। फ्लूइड प्रेजेंट इन आई बॉल, ट्रांसपेरेंट होते हैं सब, और ये आई बॉल में प्रेजेंट होता है, आई बॉल के चैम्बर में, इन आई बॉल चैम्बर बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। तो रेटिना और आई लेंस के बीच में जो चैम्बर है स्फेरिकल शेप का, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको बताया कि ये शेप ऑफ आई बॉल को मेंटेन करता है ना, क्योंकि अगर शेप बिगड़ जाता है तो उससे भी डिफेक्ट आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। तो इट इज ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ आई बॉल, है ना। तो लिखा भी हुआ कि इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ आई बॉल। उसके बाद आप ध्यान से देखो बच्चों, तो नीचे है एक पॉइंट ब्लाइंड स्पॉट, तो उसको भी जल्दी से देखो हम पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग क्लियर करता हूँ और नीचे चलते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। तो ये ब्लाइंड स्पॉट क्या चीज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपकी आई लेंस है, सिलरी मसल्स है, फिर ये ऐसे आई है, तो पूरी जगह पे रेटिना होता है। लेकिन एक पॉइंट होता है जहां से ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है, वहां पे रेटिना का पोर्शन नहीं होता है, जहां से ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाती है। तो एक छोटा सा पोर्शन होता है अंदर
जहां पे रेटिना नहीं होती। अगर इमेज बच्चों इस पॉइंट पे बन जाए तो क्योंकि रेटिना नहीं है तो सेंस नहीं होगा, इमेज फॉर्म नहीं होगी, तो आपको इमेज दिखाई भी नहीं देगी। तो आप ऑब्जेक्ट को अगर ऐसी जगह पे रखे हो जिससे लाइट रे आके वो उस स्पॉट पे अपनी इमेज बना रहा है, तो फिर वो इमेज आपको दिखाई नहीं देगा, फिर वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो उस स्पॉट को जहां पे ये रेटिना में रेटिना नहीं होती है, ब्लाइंड ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है, उसी को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो देखो ये लिखा गया, द पॉइंट इन द रियर पार्ट ऑफ आई वेयर ऑप्टिक नर्व इज अटैच्ड इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां रेटिना नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे इमेज आपको दिखेगी नहीं, तो वो ब्लाइंड स्पॉट हो गया। एट दिस पॉइंट देयर आर नो रॉड्स कोन्स इन द रेटिना, तो रेटिना में कोई रोड्स और कोन्स नहीं होता क्योंकि वहां ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है। इफ सम लाइट falls and image is produced in this region, no signals are sent, तो वहां से कोई सिग्नल्स बनेंगे नहीं, तो उसको सेंड नहीं करेंगे टू ब्रेन, एंड हेंस नो ऑब्जेक्ट इज सीन, इसलिए आप कोई ऑब्जेक्ट देख भी नहीं पाओगे, है ना। तो इस स्पॉट को हम क्या कहते हैं बच्चों, जहां ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होता है, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि दिखता ही नहीं है, तो इस स्पॉट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं ना। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं। तो अब एक और इसमें पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई ये क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी आंखें जो है वो पास की चीजें भी देख पाती हैं और दूर की चीजें भी देख पाती हैं, इन्फिनिटी वाली चीजों को भी देख पाता है, और जो मिनिमम दूरी है नॉर्मल आई की वो 25 सेंटीमीटर तक की चीज को देख पाता है। इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV। मतलब जो सबसे करीब वाली चीज 25 सेंटीमीटर तक आप देख पाते हो, इसको नियर पॉइंट भी कहा जाता है, और इन्फिनिटी है वो आपका फार पॉइंट है। ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर की चीज देख सकते हो आप, इन्फिनिटी। और पास से पास कितने ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर, मतलब नियर पॉइंट, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये क्यों हो पाता है, ऐसा क्यों कर पाते हो आप, क्योंकि आपकी आंखें फोकल लेंथ चेंज कर लेती हैं, आई लेंस का, बाई किसके द्वारा, ड्यू टू स्लिरी मसल्स, है ना, इसलिए ऐसा हो पाता है। और इसमें इमेज डिस्टेंस फिक्स रहती है, रेटिना पे ही इमेज बननी है हमेशा। तो दूर से दूर चीजों को देखना और पास से पास चीजों को देख पाना, ये जो आपकी आंखों की पावर है, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, इसी पावर को हम बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। तो आप जो रेंज देख पाते हो ऑब्जेक्ट्स की बहुत दूर की ऑब्जेक्ट भी आसानी से देख पाते हो, बहुत पास का ऑब्जेक्ट भी आसानी से देख पाते हो, वो सिलिरी मसल्स के फंक्शन की वजह से ऐसा कर पाते हैं। तो ये जो पावर है हमारी आंखों की, कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, और देखो बहुत इंस्टेंटेनियसली देख पाते हो आप। जैसे आपने अपनी आंखें दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाई, वो उसका फोकस तुरंत एडजस्ट हो जाता है ना, इतना फास्ट प्रोसेसिंग है। तो इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन वी सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सिलिरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, hence and a clear image is produced on retina, f is large, ये बोला गया। फिर when we see nearby objects ciliary muscles are contracted, तो nearby objects हैं तो उसको contract करना पड़ता है, focal length को कम करना पड़ता है, और again a clear image is produced, फिर से clear image दिखाई देती है, और f is less। तो the ability of eye due to which it can change focal length of lens to see various objects clearly in surrounding, तो हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं सराउंडिंग में हमारे, क्योंकि हम अपनी आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज कर पाते हैं। इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई। तो आई होप बच्चों आपको एकोमोडेशन ऑफ आई वाला जो पॉइंट है ये भी क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ, और थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये लिमिट ऑफ एकोमोडेशन जो है नॉर्मल आई के लिए वो कितना है ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कितना है बच्चों। तो देखो लिखा हुआ है, a normal eye can see objects clearly between infinity and a specific minimum distance close to eye. This minimum distance is called as least distance of distinct vision, जो मैं आपको बोला था ना LDDV। तो सबसे पास वाली चीज को भी देख सकता है, ये है कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको नियर पॉइंट ऑफ आई भी कहा जाता है। तो सबसे पास वाली चीज को भी आप देख सकते हो अपनी आंखों से, 25 सेंटीमीटर होता है ये, और मैक्सिमम जितनी दूरी देख सकते हो वो इन्फिनिटी है, ये फार पॉइंट ऑफ आई कहलाता है ना बच्चों। तो इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो यहाँ पे देखो जो नॉर्मल आई के लिए वो लिमिटेशन नीचे भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, पढ़ लीजिएगा।
और अगर हम नीचे आ जाएं तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर नियर पॉइंट की बात करें हम, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है बच्चों कि नियर पॉइंट इट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम आई अप टू विच इट कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ये वो डिस्टेंस है जहां से एक आंख अपने सबसे पास वाली चीज को क्लियरली देख सकता है। फॉर अ नॉर्मल आई इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन जो है हमारी आंखों के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है। फिर फार पॉइंट है, तो फार पॉइंट आप जानते हो इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली, है ना, क्लियरली सी कर पाए। फॉर अ नॉर्मल आई जो फार पॉइंट होता है बच्चों वो इन्फिनिटी होता है। हाँ, आप किसी को इन्फिनिटी तक नहीं दिखाई दे रहा है, 25 सेंटीमीटर तक भी दिखाई नहीं देता है, उससे ज्यादा दूरी पे दिखाई देता है, तो फिर उसकी आंखों में डिफेक्ट है बच्चों। तो वो डिफेक्ट ऑफ विजन्स में आता है। तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, मायोपिया होता है ना, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारी जो रेंज ऑफ विजन हुई, अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें, ऐसी आई की बात करें जो डिफेक्ट फ्री है, तो रेंज ऑफ विजन जो है इट इज द डिस्टेंस ओवर विच एन आई कैन सी क्लियरली। और वो रेंज क्या है बच्चों, इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल आई के लिए, जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं। तो इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर तक, ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी और कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख पाएगा, तो वो आपका रेंज ऑफ विजन हो गया। आई होप आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई समझ में आया होगा, रेंज ऑफ विजन भी समझ में आया होगा, नियर पॉइंट भी समझ में आया होगा, फार पॉइंट भी समझ में आया। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों आई। तो आई के बारे में इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया जो फिजिक्स के रेस्पेक्ट में हमें पढ़नी होती है ना। बाकी इसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं वो हमें यहाँ फिजिक्स में कवर नहीं करने हैं, वो आपको बायोलॉजी में बताए जाएंगे। तो आई होप आपको आई का स्ट्रक्चर और आई के बारे में जो भी एनालिसिस है वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।